नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपने और अपने परिवार की सेहत से जुड़ा शो मेडिकली स्पीकिंग। मैं हूं समर। साथियों, दिल्ली एनसीआर समेत नॉर्थ इंडिया के कई रीजन्स में जहरीली धुंध छाई हुई है। हवा इस कदर जहरीली हो चुकी है कि लोग नजला, जुकाम, खांसी, गले की समस्या, ओक, अस्थमा जैसी कई बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। स्थिति इतनी है कि लोग डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं, मोटी फीस पे कर रहे हैं। हालांकि ऐसी स्थिति पहली बार नहीं हुई है, बल्कि ऐसा हर साल होता है। सर्दियां शुरू होते ही प्रदूषित वायु का घातक असर लोगों को झेलना पड़ता है, लेकिन प्रदूषित वायु का कोई निदान जिम्मेदार लोगों ने अब तक निकाला नहीं। लिहाजा ऐसे में जरूरत है कि हम खुद अपनी सेहत को लेकर जागरूक रहें। साथियों, आयुर्वेद में ऐसे कई तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम इस जहरीली हवा से होने वाली बीमारियों के असर से बच सकते हैं। अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफेक्ट से खुद को बचा सकते हैं। जो मोटी रकम इलाज में गंवाई जाती है, हम उसे भी बचा सकते हैं। साथियों, इसलिए हमारे शो में आज जुड़ रहे हैं आयुर्वेद के जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर एंड प्रोफेसर महेश व्यास जी। महेश व्यास जी आयुर्वेद एम्स के डीन हैं। डॉक्टर महेश व्यास जी, इंडिया न्यूज के इस खास शो मेडिकली स्पीकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। डॉक्टर महेश जी, सर्दियां शुरू होते ही हवा जहरीली हो जाती है। लोगों को सांस, अस्थमा, गले की सूजन और बुखार जैसी कई समस्याएं घेर लेती हैं। आयुर्वेद में सभी रोग 3 तरह की कैटेगरी में आते हैं: वात, पित्त और कफ। हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए कि प्रदूषित हवा की वजह से जो रोग हो रहे हैं वो इन 3 में से किस कैटेगरी में आते हैं? देखिए, व्यक्ति को जीवित रहने के लिए शुद्ध वातावरण की आवश्यकता पड़ती है और शुद्ध वातावरण के लिए हमारे को शुद्ध वायु अगर मिले, शुद्ध जल मिले तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रदूषण जो है वायु को प्रदूषित करता है और वायु तो शरीर के या जीवन के लिए सबसे मुख्य है। तो इसमें खास तौर से क्या होता है कि प्रदूषण एक प्रकार का विष है और ये विष को आयुर्वेद में जनपदोध्वंस के रूप में कहा है। मैंने कई बार अगर ये प्रदूषण ज्यादा हो जाता है तो कई अधिकतम लोगों के ऊपर इसका असर पड़ता है। मतलब यूं नहीं कि पॉपुलेशन में से कुछ लोगों पे असर हो जाए, संपर्क में हर व्यक्ति आता है वायु प्रदूषण है तो अधिकतम लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। और इसका सबसे पहले प्रभाव पड़ता है क्योंकि हम सांस लेते हैं, तो सांस सबसे पहले संपर्क जो होता है फेफड़ों के साथ होता है, लंग्स के साथ होता है। तो इसलिए वायु प्रदूषण का जो असर है वो शरीर में लंग्स के ऊपर होता है और उसी प्रकार से इंसान के जो फेफड़े हैं उनमें सबसे पहले जो उनकी नली है उसको नुकसान होता है, तो उन्हें फेफड़े की बीमारी व्यक्ति को होने लगती है। इसके साथ में अगर देखें हम, चाहे निमोनिया हो, अस्थमा हो, खांसी हो, सांस लेने में तकलीफ हो, तो ये समस्याएं व्यक्ति को होने लग जाती हैं। और इन समस्याओं के लिए खास तौर से जो वायु है इसका जो संबंध सांस के साथ में रक्त के साथ हो जाता है, जिसको अपन ब्लड कहते हैं, और ब्लड के साथ में इस मिश्रित वायु का सम्मिलन होने के कारण रक्त के विकार भी प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये केवल वायु प्रदूषण वायु के ही विकार नहीं करता है, फिर शरीर के बाकी अवयवों को भी उसके अंदर इन्वॉल्व कर लेता है और अधिक धातुओं को, रक्त को इन्वॉल्व कर लेता है। तो ब्लड की बीमारियां व्यक्ति को होने लग जाती हैं। और इसलिए अगर हमको इसमें ध्यान रखना चाहिए तो वायु प्रदूषण में ज्यादा रहने के कारण जो व्यक्ति ज्यादा देर तक रहते हैं उनके हृदय पर, फेफड़ों पर मांसपेशियों की समस्या निर्माण होने लग जाती है। और इस बाहरी जो उनका संपर्क बाहर में ज्यादा रहेगा, प्रदूषित वायु के साथ रहेगा, ऐसे लोगों को आंखों में और उनकी त्वचा पर, क्योंकि डायरेक्ट संपर्क होता, हम आंखें खुली रहती है तो आंखों में जलन होना, आंखों के ऊपर विपरीत प्रभाव होना। दूसरा, स्किन जो रहती है, डायरेक्ट स्किन जो है इसका एक्सपोजर होता है तो त्वचा के विकार, ये दोनों विकार होना प्रारंभ हो जाते हैं। और रक्त की दुष्टि होने के कारण रक्त के विकार होने लग जाते हैं। तो देखने में लगता है कि केवल वायु प्रदूषण, पर वो शरीर के अवयवों को और शरीर की त्वचा को, आंखों को, यानी पूरे शरीर को कहीं ना कहीं वो प्रभावित करने लग जाती है। डॉक्टर महेश, जब जहरीली हवा हमारे शरीर में आ जाती है तो गले और सांस की समस्या होना तय है। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हम आयुर्वेद के लिहाज से क्या उपाय अपना सकते हैं जिससे हमें राहत मिले और कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। बिल्कुल, देखिए, जो प्रदूषण है उस प्रदूषण से बचने के लिए अगर हम उपाय कर लें तो कहीं ना कहीं उसका जो हानिकारक प्रभाव शरीर के ऊपर होगा
उससे हम बच सकते हैं। और उसमें सबसे पहले तो ध्यान रखने की जो बात है कि अगर आपको घर से निकलना जरूरी है, अब किसी को सर्विस पे जाना है, कुछ और काम है, तो चाह करके भी वो घर में नहीं रह सकता है, तो ऐसे में घर से बाहर निकलते समय थोड़ा सा मास्क का प्रयोग करना शुरू करें। तो मास्क के कारण हमारे शरीर में प्रदूषित वायु का प्रवेश थोड़ा कम होगा। और मास्क के साथ में आंखों से बचाव के लिए अगर हम चश्मे का प्रयोग कर लें, गॉगल का प्रयोग करें, तो वो भी एक तरह से हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। अब आयुर्वेद इसके साथ में कुछ और दूसरे उपाय बताता है, और उसमें सामान्य उपाय के रूप में हमारे हर एक के घर में, जैसे आपने भी किचन की बात की थी कि हमको बाहर जाने की आवश्यकता भी नहीं है, अगर घर के अंदर अणु तेल है, तिल का तेल है, तो घर से जब हम बाहर निकलते हैं उस समय अच्छे से दोनों नासारंध्रों में थोड़ा सा अणु तेल या जो तिल का तेल है उस तेल को अगर लगाते हैं तो वो एक कहना चाहिए कि प्रोटेक्टर का काम करता है। वो शरीर के अंदर जो है जाने वाले जो प्रदूषित हैं या दूषित हवा के साथ में जो भी कण जा रहे हैं उनको वो रोक लेता है। तो जो प्रदूषण है उससे बचने के लिए हम नस्य का प्रयोग कर सकते हैं। इसको आयुर्वेद की भाषा में नस्य बोलते हैं, और सामान्य भाषा में अगर देखें तो एक बूंद अपनों ने ऑयल लिया और उसको दोनों नासारंध्र में लगा लिया, तो ये लगा करके हम बाहर निकलेंगे तो बहुत कुछ अपन बचाव कर सकते हैं उसके साथ में। साथ ही अगर हम देखें तो जो घर के अंदर जो हवा को शुद्ध करते हैं, ऐसे शुद्ध हवा को करने वाले पौधों को लगाएं, और उन पौधों में जो पौधे ऑक्सीजन देते हैं, जो इंडोर प्लांट रहते हैं, उन प्लांट का अगर हम प्रयोग करें तो उसमें कई प्लांट हैं हमारे यहाँ, नागदंती है जो ऑक्सीजन देती है, और भी प्लांट है। तो घर के अंदर इंडोर में अगर हम उन प्लांट को लगाएं तो बाहर वातावरण भरे प्रदूषित है, लेकिन वो घर के अंदर के वातावरण को साफ रखने में हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो एक वो कर सकते हैं। दूसरा, घर पर जो है कुछ द्रव्य ऐसे हैं जिन द्रव्यों का प्रयोग हम धूपन के रूप में कर सकते हैं। वहां पर धुआं नहीं करना है, पर वो द्रव्य का प्रयोग जो वातावरण को शुद्ध करते हैं, तो उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। और उसमें जैसे कपूर है, नीम है, इन द्रव्यों के द्वारा वायु शुद्ध होती है, तो उनका प्रयोग घर में थोड़ी मात्रा में धूपन के रूप में कर सकते हैं जो वायु को शुद्ध करते हैं। साथ ही हम तुलसी का अर्क, तुलसी जो होती है उसका अर्क ले लिया, उसको सेवन करें तो जो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के ये जो प्रदूषण का प्रभाव हुआ उसको दूर करने का काम करता है। सबसे पहले गला इफेक्ट होगा, और उस गले के लिए तुलसी बहुत अच्छी है। उसके साथ में अगर थोड़ा सा भाप लें, स्टीम ले, बाहर से आए उसके बाद में थोड़ी सी भाप ले ली हमने, उसी के साथ में आयुर्वेद में जो बता रखा है, काली मिर्च है, लवंग है, पुदीना है, इलायची है, इनका थोड़ा सा काढ़ा बाहर से आने के बाद अगर लें तो गले को ठीक करने में ये काम करेगा। और वो जो ऑयल का प्रयोग आपने किया है तो नाक के थ्रू अगर कुछ भी अंदर जा रहा है तो उसको रोकने का काम वो करता है। और ये चीजें बिल्कुल घर पे अवेलेबल है जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही सौंठ का पानी पीना, थोड़ा सा सौंठ का पानी उबाला, उसको छान करके थोड़ी मात्रा में लेना, उसको ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है ताकि गर्मी ज्यादा नहीं हो, तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। अदरक की चाय लेना, उसका प्रयोग किया जा सकता है। और एक बात लास्ट में, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, उसका प्रयोग करने से वो रक्त की भी शुद्धि करेगा, आपका गले में भी प्रदूषण जो हो रहा है उसके कारण जो बेड इफेक्ट होने वाला उससे बचाएगा। डॉक्टर महेश, आपने किचन से जुड़े कई घरेलू नुस्खों के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। ये जो उपाय आपने बताए हैं उसमें कौन सी चीज किस मात्रा में लें ताकि लोगों को ज्यादा फायदा मिल सके, ये भी समझाइए। जैसे अगर व्यक्ति बाहर निकलता, आंखों में जलन हो रही है, तो उसमें त्रिफला से अपन आंखों को, त्रिफला जो रहता है उसमें, क्योंकि वो इंटरनल यूज नहीं कर रहे हैं अपन, तो बाहर में 1 गिलास पानी लिया, उस पानी में आधा चम्मच त्रिफला डाल दिया, थोड़ी देर रहने दिया, और उसके बाद में उस पानी से अगर हम आंखों को धोते हैं तो वो जो हमारे संपर्क बाहर जाने के कारण हुआ था उस बेड इफेक्ट से हम अपनी आंखों को बचा सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम अंजन, कई प्रकार के आते हैं आयुर्वेद में, बहुत सारे अंजन है, उन अंजनों का प्रयोग कर सकते हैं नेत्र की रक्षा के लिए। साथ ही इस प्रकार का जो विष हमारे शरीर में आ जाता है तो आयुर्वेद में इसके लिए जो विषग्न द्रव्य बता रखे हैं, जैसे हरिद्रा है, हल्दी विष को दूर करती है, तो इस प्रकार का जो प्रभाव होता है, हल्दी का दूध का प्रयोग कर सकते हैं। और बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में, अगर 1 गिलास दूध लिया है तो उसमें 1/4 टीस्पून, मतलब बिल्कुल कम मात्रा में 2 मिचटी के रूप में उतनी हल्दी का प्रयोग हम अगर करेंगे और उसको भी दूध को उबाल करके छान करके उसका प्रयोग करते हैं तो जो प्रदूषण के कारण गले में किसी भी प्रकार का वो हुआ है उसको हम दूर कर सकते हैं। उसी प्रकार से मंजिष्ठा है, इलायची है, चंदन है, शिरीष है, ये सब द्रव्य विष को दूर करने वाले, पर इनका प्रयोग कैसे करना है
थोड़ा सा चिकित्सक की सलाह लेके करें, क्योंकि ये औषधि के रूप में। पर सामान्य चीजें जैसे नस से लेना है, वो घर पे ऑयल है, आप डेली लगाइए। जब तक, मैं तो कह रहा हूँ 3 महीने जो है, ये जब तक प्रदूषण रहेगा तब तक प्रतिदिन आप घर से बाहर निकलें तब भी, या घर के अंदर रहें तो भी, नियम बना लीजिए कि स्नान करने के बाद में 2 बूंद ऑयल जो है वो दोनों नासा में मैं लगाऊंगा, तो उससे अपन बच सकते हैं। उसी प्रकार से हम अगर कुछ द्रव्यों को उबाल करके अगर उनको लेते हैं तो उसमें भी ले सकते हैं काढ़ा बना करके, और इसमें इम्यूनिटी को भी बढ़ाएंगे, अदरक सौंठ आदि। तो इनको भी थोड़ा सा घर में, जैसे अदरक रहता है, अदरक के 2-3 पीस उसमें डाल दिए, पानी में उबाला और उस पानी को पीने के रूप में ले लिया। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। थोड़ा खाने में भी ध्यान रखें कि हमारी डाइट अगर बढ़िया रही, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रही, तो हम स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर महेश जी, पॉल्यूशन के असर को कम करने के लिए शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे ज्यादा एडवाइस जो किया था, बोले एक तो बराबर नींद लें, नींद रही तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। खाने में आयुर्वेद ने जो बता रखा है, जिसको बोला नित्य सेवनीय या आइडियल डाइट फॉर ऑल, तो उसमें आयुर्वेद ने बता रखा, एक तो जो हमारी चावल को अच्छा बता रखा है, उसके साथ में मूंग की दाल, दाल के रूप में मूंग की दाल का प्रयोग करें। खाने में एक आंवले का प्रयोग करें, या तो आंवले का अचार है, आंवले का मुरब्बा है, आंवले का जूस है, किसी भी रूप में आंवले का प्रयोग करें। उसी प्रकार से शहद है, घृत है और घी है, मतलब जिनको कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ा हुआ नहीं है, जिनको डायबिटीज आदि नहीं है, ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए। तो ऐसे व्यक्ति अपनी डाइट में अगर इनका प्रयोग करें, सेंधे नमक का प्रयोग करें, तो ये चीजें, जौ का प्रयोग करें, जौ के आटे की रोटी वगैरह का प्रयोग करें, तो ये चीजें नित्य सेवनी है। तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। थोड़ा बहुत हल्का व्यायाम रोज करते रहें, थोड़ा प्राणायाम करते रहें, तो ये चीजें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो थोड़ा बहुत प्रदूषण होगा, उसका तो प्रभाव ही नहीं होगा। लेकिन अधिक प्रदूषण है तो उसके लिए अपनों ने कहा कि नस्य आदि का प्रयोग करना। कवल, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे त्रिफला लिया, उस त्रिफला को खास तौर से उबाल करके और उसका कुल्ला किया। और बाहर की चीजें थोड़ा खाने से बचें, क्योंकि स्ट्रीट फूड जो रखा रहता है ना, वो बाहर रखा हुआ है, अच्छे से ढका हुआ नहीं है, तो उसका प्रयोग नहीं करें। घर का खाना खाएं। साथ ही जो है मिलेट्स, अभी पूरा मिलेट्स का ईयर है, यूएन ने भी डिक्लेयर किया 2023 को मिलेट्स ईयर। तो हमारे मिलेट्स में बहुत न्यूट्रिशन है, बहुत अच्छे वो स्वास्थ्य के लिए, उनका प्रयोग कर सकते हैं। फलों का रस, अनार है, सेब है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। सेब, अंगूर है, द्राक्षा सूखी हुई जो आती है, वो शरीर के लिए बढ़िया है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो इनका विषाक्त जो प्रभाव है, जो हानिकारक प्रभाव शरीर के ऊपर है, उससे हम बच सकते हैं। तो इस प्रकार का प्रयोग हमको करना चाहिए। डॉक्टर महेश, नॉर्थ इंडिया में जो जहरीली हवा की चादर है, उसकी वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना एक खतरा बन गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि लोग घर से बाहर न निकले। अगर आप हमें कोई ऐसा काढ़ा बता दें जिसे लोग सुबह घर से निकलने से पहले पी सके, ताकि जहरीली हवा का असर कम से कम उन पर हो। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने एक स्वास्थ्य रक्षा किट बनाया है, और वो स्वास्थ्य रक्षा के लिए उसमें काढ़ा बनाया है, जिसको हम हर्बल टी भी बोलते हैं। मतलब उसमें चाय की पत्ती नहीं है, वो टी के रूप में बना के पी सकते हैं। और उसमें खास तौर से हमने जो प्रयोग किया है, उसमें द्रव्य जो अपने घर पे भी मिलते हैं, उसमें लवंग है, काली मिर्च है, दालचीनी है, अश्वगंधा है। ऐसे द्रव्यों को, अगर वो सब चीजें घर पे नहीं मिलती है तो आप तुलसी ले लीजिए, तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसका जो काढ़ा बना करके आप पीते हैं, बाहर जाएं तब भी ले सकते हैं, आए तब भी ले सकते हैं। पर क्वांटिटी चाय में जितना डालते हैं बस उतना, उससे अधिक मात्रा में उसको नहीं लेना है। तो हमेशा क्वांटिटी का ध्यान रखें। और अगर किसी को थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हो, तो जहां भी आयुर्वेदिक चिकित्सालय हो, जो भी कोई आयुर्वेद का चिकित्सक हो, उससे परामर्श लेकर के कि कितनी मात्रा में इनका प्रयोग करना है, वैसा प्रयोग करें। अदरक का प्रयोग कर सकते हैं, तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं, काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। और साथ में रसायन, आयुर्वेद ने रसायन बताया कि इम्यूनिटी अच्छी रहे, उसके लिए च्यवनप्राश का प्रयोग है, हम च्यवनप्राश का प्रयोग कर सकते हैं। आमल की रसायन, जो न तो कहना चाहिए कि आमल की को शरीर के लिए बहुत ही उत्तम बताया है, पर उसको चिकित्सा के रूप में प्रयोग करना, तो आमल की रसायन आता है, वो इम्यूनिटी को अच्छा रखेगा। तो लंग्स भी आपके मजबूत रहेंगे, आपका हृदय मजबूत रहेगा। तो आपके इन दोनों पे किसी प्रकार का, इवन यहाँ तक कि कई बार ये जो प्रदूषण रहता है, इसका मस्तिष्क के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। और विशेषकर वृद्ध लोगों में, या जिनकी इम्यूनिटी कम है, या जिनको कई प्रकार की डिजीज पहले से, कि काफी टाइम से डायबिटीज है, काफी टाइम से ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, या जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, उनके ऊपर इसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो उनको अपने स्वास्थ्य
का ध्यान और ज्यादा रखना चाहिए। तो आयुर्वेद में कई रसायन है, तो अगर पास में कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सालय हो, आयुर्वेदिक चिकित्सक हो, तो उससे संपर्क करें और उसके परामर्श के अनुसार औषधि का प्रयोग करें। औषधि का प्रयोग अपने मन से नहीं करें, लेकिन घर पे रहने वाली चीजें जैसे कुल्ला करना गर्म पानी में, या फिर अपनों ने कहा कि थोड़ा सा आंखों को धो लेना, या नाक में जो ऑयल की बूंद है वो डालना, ये सब चीजें आप स्वयं कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत की बात नहीं है। डॉक्टर महेश, जो लोग अस्थमा के मरीज हैं, उनके लिए प्रदूषण जहर है। सबसे ज्यादा खतरा भी अस्थमेटिक लोगों को है। आयुर्वेद के लिहाज से अस्थमेटिक पेशेंट को क्या उपचार लेने चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये आप हमारे दर्शकों को समझाइए। जी देखिए, अस्थमा जो है कहीं ना कहीं लंग्स इससे जुड़ा रहता है, और ये जो प्रदूषण है इससे सबसे ज्यादा प्रभावित लंग्स होता है। तो अस्थमा वाले पेशेंट में इसका असर ज्यादा देखने में मिलता है, और कई लोगों को काफी टाइम से ऐसा लग रहा था कि हम बिल्कुल ठीक हैं, पर जैसे ये पॉल्यूशन होगा उनको अस्थमा के अटैक बढ़ जाते हैं। तो इसके कारण इससे बचने के लिए एक तो सबसे बढ़िया कि बाहर कम निकलें और मास्क का प्रयोग करें। और अस्थमा वाले भी अगर नस्य का प्रयोग करते हैं, अणु तेल है या अपना तिल का तेल है, इसका प्रयोग नस्य के रूप में करें। और साथ में बराबर वो थोड़ा बहुत गर्म पानी का प्रयोग करें। मैंने दिन में 2-3 बार अगर वो गर्म पानी पीते हैं तो इसमें क्या होता है कि कफ का समावेश रहता है अस्थमा की बीमारी में। तो एक गर्म पानी कफ को भी जमा नहीं होने देता है और किसी प्रकार की उनको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए गर्म पानी का घर पे रहते हैं, जब भी पिए गर्म पानी पिए, और उसमें साथ में अगर चाहें तो अदरक का प्रयोग, तुलसी का प्रयोग और उसके शहद का प्रयोग कर सकते हैं। और उसी प्रकार से अगर हम देखें तो च्यवनप्राश बहुत अच्छा काम करता है अस्थमा वालों के लिए, जो घर में भी प्राय रखा रहता है। आयुर्वेद में सीतोपलादी चूर्ण है, शहद का प्रयोग कर सकते हैं, उसी प्रकार से भाप ले सकते हैं वो। तो ये इस प्रकार से घर में भी अगर वो करें, मैंने अस्थमा के पेशेंट को कई को देखा है कि जिनको ज्यादा तकलीफ हो रही, थोड़ी सी भाप दी और थोड़ा सा उन्होंने गर्म पानी पिया, तो उसमें काफी कुछ उनको रिलैक्स हो जाता है। और बाकी उनकी जो रेगुलर मेडिसिन चल रही है उस मेडिसिन का प्रयोग करें, अपने चिकित्सक से संपर्क करें और वो जो भी एडवाइस करें उन मेडिसिन को भी बराबर लेते रहें। डॉक्टर महेश, अलग अलग उम्र के लोगों की इम्यूनिटी भी अलग अलग होती है। प्रदूषित हवा जो आजकल फैली हुई है वो बच्चों के लिए बहुत घातक है। छोटे बच्चों के लिए आप आयुर्वेद के लिहाज से क्या उपचार बताएंगे जिससे कि बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत ही ना पड़े? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, बच्चों की थोड़ी इम्यूनिटी कम रहती है। जो युवा व्यक्ति हैं उनकी तो इम्यूनिटी अच्छी रहती है, तो वो तो इस प्रकार के प्रदूषण को फिर भी सहन कर जाते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि अभी प्रायः जो पहली क्लास से लगा करके और 9 क्लास तक के बच्चों की तो अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, तो उनको बाहर निकलने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। फिर भी बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए उनको भी हमको जो है कहीं ना कहीं इन चीजों का ध्यान रखना है कि मास्क का वो प्रयोग करें। उसी प्रकार से उपचार में थोड़ा सा उनकी क्वांटिटी का मेन वो रहता है। च्यवनप्राश छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, हल्दी का दूध छोटे बच्चों को दिया जा सकता है, जो हमारा अणु तेल का नस है वो छोटे बच्चों में प्रयोग किया जा सकता है कि वो बिल्कुल एकदम उनके लिए भी अच्छा लाभकारी है। गर्म पानी का प्रयोग उनके लिए किया जा सकता है। गरारे करें थोड़ा सा छोटे बच्चों को ताकि गले में किसी प्रकार का वो नहीं हो। शहद का प्रयोग कर सकते हैं, सीतोपलादी चूर्ण आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, पर सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग चिकित्सक के सलाह के आधार पर लें, लेकिन शहद को ले सकते हैं। थोड़ा बहुत अदरक, बिल्कुल कम मात्रा में अदरक का रस, अगर गले में उनको किसी प्रकार की तकलीफ महसूस हो रही है तो अदरक का रस ले सकते हैं, अन्यथा शहद का प्रयोग कर सकते हैं वो भी उनकी हेल्थ के लिए, क्योंकि कफ को कम करता है, ब्रोंकोडायलेटर है। तो इस प्रकार से बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनकी इम्यूनिटी कम रहती है और उनको ऐसे बाहर थोड़ा सा कम जाने देना चाहिए। मास्क आदि का प्रयोग करें तो उनका भी स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। डॉक्टर महेश, वैसे तो ये जहरीली हवा हर किसी के लिए नुकसानदायक है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को इस जहरीली हवा से ज्यादा खतरा है। आप ऐसी महिलाओं के लिए कुछ आयुर्वेदिक इलाज बताएंगे ताकि वो उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर उसका असर न पड़े? देखिए, मेरा सबसे पहले तो ये कहना है कि ऐसी कंडीशन में घर से बाहर कम निकलना चाहिए। आप डायरेक्ट बाहर के संपर्क में जितना आएंगे उतना ज्यादा पॉल्यूशन उनको प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा बाहर कम निकले, विशेषकर गर्भवती महिलाएं जो है वो ध्यान रखें, क्योंकि उनमें दोनों का जीवन उनके साथ जुड़ा हुआ है। जो गर्भस्थ शिशु है उसका पोषण भी उनके ऊपर जुड़ा हुआ है, और वो अगर घर के अंदर है तो घर के अंदर भी वो खास तौर से जो मैंने उपाय बताया था कि जिसके द्वारा ऑक्सीजन, ऐसे प्लांट हैं जो इंडोर प्लांट हैं जिसके कारण घर पे जो है वो ऑक्सीजन का लेवल अच्छा बना रहे। या कई बार क्या रहता है कि हमारे पास में अगर ऑप्शन है
कि जैसे हम सिटी में दिल्ली में हैं, लेकिन उनके परिवार के अगर कोई लोग पास में कहीं गांव में रहते हैं जहाँ का वातावरण अच्छा है, जहाँ वातावरण का प्रदूषण कम है, तो कुछ दिनों के लिए वहां पर रहें। तो वो स्थान परिवर्तन, हमारे जनपदोध्वंस में बता रखा है कि जनपदोध्वंस में बचना है तो आप स्थान का परिवर्तन कर लीजिए। और कोरोना में हम कहते थे कि जहां पे इन्फेक्शन ज्यादा है उस स्थान के बजाय आप दूसरी जगह अगर रहेंगे तो थोड़ा सा आपको इन्फेक्शन के चांस कम रहेंगे। सजेशन मेरा यही है, एक तो घर पे रहें, थोड़ा सा वो गुनगुना पानी पीते रहें, और उसके साथ में भी अगर चाहें तो वो अणु तेल का नस से उनके लिए बिल्कुल ठीक है, इसका प्रयोग वो कर सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय, गर्म पानी से उनको गले वाली दिक्कत नहीं होगी, नस से सांस के द्वारा जो उनके अंदर जो पार्टिकल्स जाना है वो उससे रुक जाएंगे। और मेडिसिन उनको कोई भी, क्योंकि क्या है कि प्रेगनेंसी कौन से मंथ की चल रही है, दूसरा तीसरा चौथा कौन सा मंथ है, तो उस मान से चिकित्सक के परामर्श से मेडिसिन का प्रयोग करना है, क्योंकि उनको ये जो गर्म वाली मेडिसिन है उनका प्रयोग नहीं करना है। तो इसलिए चिकित्सक के मिलने के बाद में ही औषधि का प्रयोग करें। पर सामान्य गुनगुना पानी और साथ में शहद का प्रयोग कर सकते हैं, अणु तेल का नस ले सकते हैं, और मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। घर पे वो रह सकते हैं और शुद्ध वातावरण में रहे, अच्छी डाइट लें, प्रॉपर जो है विटामिन वगैरह जिसमें सब है, फैट है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, जो जो चीजें उनके पोषण के लिए आवश्यक है, उन सब चीजों का अगर वो ध्यान रखेंगे वो भी बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और उनका शिशु भी स्वस्थ रहेगा। महेश जी, योग और प्राणायाम हमारी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन वायु प्रदूषण की वजह से लोग सुबह घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। आप हमें बताइए कि घर के अंदर रहकर लोग किस तरह योग और प्राणायाम का फायदा ले सकते हैं और उन्हें कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए। जी देखिए, ऐसा है कि योग रखे निरोग, व्यक्ति को निरोग रहना तो योग रोज करना चाहिए। और प्रायः हम देखते हैं कि घर के बजाय बाहर जो खुला जगह रहती है, पार्क रहते हैं, उनमें लोग प्राणायाम और वो करते रहते हैं। लेकिन अभी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमको पार्क में जाकर के योग या प्राणायाम नहीं करना है। आप घर के अंदर अगर करेंगे तो वो ज्यादा ठीक है। और प्राणायाम क्या करता है कि हमारे लंग्स को, हमारे शरीर के जो अवयव है, इनको मजबूत बनाता है, इनको प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। इसलिए प्राणायाम भी इस कंडीशन में, योग और प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। और विशेष रूप से अगर प्राणायाम करें, उसमें शीतली प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, सूर्य नमस्कार है, तो ये चीजें ऐसी है कि इनको घर पे रह के करें तो ये लंग्स को भी मजबूत करेंगे और इस प्रकार का बाहर निकलने पे जो कुप्रभाव हो रहा है उससे भी व्यक्ति को बचाएंगे। तो मेरा सबको यही कहना है कि बाहर जाकर के पार्क में अभी कुछ दिनों के लिए योग और प्राणायाम नहीं करें, अभी थोड़े दिन के लिए योग और प्राणायाम घर पे करें, लेकिन योग और प्राणायाम नियमित करते रहें, तो उससे निश्चित रूप से वो स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर महेश, रोजाना कुछ न कुछ ऐसी रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि जहरीली हवा का हार्ट पेशेंट और ब्लड प्रेशर के मरीजों पर भी घातक असर दिख रहा है। आयुर्वेद के लिहाज से ऐसे लोगों को क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? देखिए, मैंने जो कहा था कि हृदय के ऊपर, लंग्स के ऊपर, शरीर के इन सभी अवयवों को जो प्रभावित करते हैं, और इनसे बचने के लिए खास तौर से मेन तो एक, जिनको अगर हृदय रोग की पहले से तकलीफ है, जिनका ब्लड प्रेशर पहले से हाई है, किसी को ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, तो उन अवस्थाओं में और थोड़ी सी तकलीफ बढ़ जाती है। तो कहने का अभिप्राय है कि उनको इन चीजों से बचना चाहिए, डायरेक्ट प्रदूषित वायु के संपर्क में नहीं आना चाहिए, और उनको विशेष रूप से मास्क का प्रयोग नियमित रूप से करना चाहिए। कई बार अपन क्या करते हैं, अच्छा थोड़ा सा बाहर जाके आते हैं, इतनी देर के लिए क्या लगाना, पर घर से अगर बाहर निकलें बिल्कुल मास्क का प्रयोग करें। खासतौर से वो जिनको हृदय रोग है, जिनको लंग्स की कोई तकलीफ है, अस्थमा की कोई तकलीफ है, उन लोगों को, और अपनी जो रेगुलर दवाई बताई है उस रेगुलर दवाई का प्रयोग करें, और साथ में योग और प्राणायाम, इनका प्रयोग अगर अपन करेंगे तो बिल्कुल उससे थोड़ा सा ठीक रहेगा। महेश जी, रोजी रोजगार के लिए लोग घर से बाहर निकलते हैं, घर में हमेशा रहा भी नहीं जा सकता। ऐसे में क्या कोई ऐसी ड्रिंक आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं जिसे लोग रोजाना घर से तैयार करके ले जाएं, उसे पिएं, ताकि जहरीली हवा का असर उन पर कम से कम हो? देखिए, शरीर के लिए जल की आवश्यकता हर सीजन में होती है, तो इसलिए पानी बराबर पर्याप्त मात्रा में पीते रहें जब भी अपने को लग रहा है कि थोड़ी प्यास लग रही है, क्योंकि हमारा शरीर अपने आप खुद डिमांड करता है।
तो उसको नजरअंदाज नहीं करें, लिक्विड बराबर लेते रहें। और दूसरी बात है कि कुछ चीजें, जैसे घर से बाहर निकले तब अपने थर्मस में गर्म पानी ले लिया, अगर उसमें चाहें तो थोड़ा सा अदरक जो है वो उसके साथ पानी उबाल करके साथ ले लिया। धान्य जो रहता है अपना धनिया को उबाल करके जो है उसका पानी को छान करके साथ में रख लिया। तो इस पानी को दिन में पीते रहे तो हम अपने साथ में जो चीजें हैं उनके द्वारा ही, तुलसी है, तुलसी डाल करके अगर हमने पानी उबाला है उस पानी को साथ में रख लिया तो पी सकते हैं। पर बस क्वांटिटी का ध्यान रखें, यूं नहीं कि अपनों ने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रयोग कर लिया, थोड़ी सी मात्रा में 1-2 पीस अदरक के ले लिए केवल, या अगर आपने को तुलसी लेना है तो 4-5 पत्ते तुलसी के डाल करके उबाल लिया और 1 लीटर पानी अपन साथ लेते गए। तो उस गुनगुने पानी को आप दिन भर पीते रहिए, क्योंकि व्यक्ति जो इस काम पे, वो काम तो उसको करना ही पड़ता है, थोड़ा नस से करके जाए। दोनों नासा में अगर वो एक एक बूंद तेल या अणु तेल लगा लिया तो वो प्रोटेक्शन का काम करेगा। आप अपना काम करते रहिए लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो साथियों, आज के हमारे शो मेडिकली स्पीकिंग में एम्स आयुर्वेद के डीन डॉक्टर एंड प्रोफेसर महेश व्यास जी ने प्रदूषित वायु से होने वाली सभी समस्याओं का निदान हमें समझाया। कई तरह के काढ़े और आयुर्वेदिक इलाज हमें समझाए। उम्मीद है डॉक्टर महेश जी ने जो जानकारी हमारे साथ साझा की उसका फायदा उठाकर आप लोग जहरीली हवा और सांस से जुड़े रोगों से खुद को काफी हद तक बचा पाएंगे। डॉक्टर महेश व्यास जी, हमारे शो में आने के लिए और इतनी अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सभी को। साथियों, अब मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा खिलाइए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।